जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, ये मैनिफेस्टो क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की किस्मत को बदल कर रख देगा? और क्या जो मैनिफेस्टो आया है, ये मैनिफेस्टो ये बताता है कि बहुत सोच समझकर इसमें योजनाओं का जिक्र किया गया है, बहुत सोच समझकर इसमें स्कीम को लेकर बात की गई है। आर्टिकल 370, 35A, इन पर तो आज हम बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर बात करेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसमें जहां उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं, तो वहीं माताओं बहनों के लिए योजनाएं सरकार लेकर हाजिर है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर हम बात जरूर करेंगे, मैनिफेस्टो पर जिक्र करेंगे। जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं उन वादियों की तरफ चला जाता है, डल झील की तरफ चला जाता है, वहां के माहौल की तरफ चला जाता है, जो कि ये बताता है कि जम्मू कश्मीर वाकई ना सिर्फ राजनीति के लिहाज से बल्कि पर्यटन के लिहाज से और वहां की खूबसूरती के लिहाज से कितना ज्यादा अलग है। तो सर, जो मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से आया है, जिसमें अमित शाह के अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने बहुत कुछ इसमें बताया हुआ है। आर्टिकल 370, 35A को लेकर जो इतिहास ये जो बन रहे हैं, क्या लग रहा है कि वाकई जम्मू कश्मीर का चुनाव जिस तरीके से बीजेपी चाह रही है, नैरेटिव जो सेट करना चाह रही है, क्या नैरेटिव सेट कर पाएगी? देखिए, महत्वपूर्ण बात राहुल ये है कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है और अपने आप में ये बहुत ही मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लिए, उनकी आवाम के लिए, वहाँ के लोगों के लिए और तमाम तरह से हम कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी था कि वहाँ पर चुनाव होना चाहिए। और 10 साल के बाद ये मौका है कि लोग अपनी पसंद की सरकार चुन सकें। 90 सीटों के ऊपर चुनाव है। ऐसे में चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, सब लोग अपना दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में जीत के दावे कर रहे हैं। राहुल, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार इस बात का दम भरती है कि भाई धारा 370 को हटाना हो, 35A को हटाना हो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये कोई ऐसा मामला नहीं था जो किसी भी सरकार के लिए आसान हो। लेकिन बीजेपी ने इसे चुटकियों में हल करते हुए वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि खुशनुमा माहौल बनाने का प्रयास किया है। जिन सड़कों पर बीजेपी के लिहाज से अगर हम देखें, जो लगातार कहा जा रहा है कि पत्थरबाज नजर आते थे, अब उन हाथों में कहीं ना कहीं कलम और किताब नजर आती है। ये कहीं ना कहीं जो बदलाव है, बीजेपी वो लगातार गुणगान कर रही है कि ये सब बीजेपी की वजह से हुआ है। जिस लाल चौक के ऊपर लगातार हमने मुठभेड़ों की चीजें देखी, लगातार विरोध प्रदर्शन देखे, लगातार वहां पर खून की कह सकते हैं कि जो एक तरीके से उन्माद है वो देखा, लेकिन अब वहां पर भारतीय तिरंगा नजर आता है। और यही सबसे बड़ी जीत बीजेपी अपनी बताती है कि अगर राहुल गांधी आज वहां पर खुले तौर पर घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खुले तौर पर जो है जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीति को चमकाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका क्रेडिट भी बीजेपी को दिया जाना चाहिए। इन सब मुद्दों के तहत अब बीजेपी ने राहुल अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। अपने मैनिफेस्टो में जिस तरह से उन्होंने मुख्य अगर बातों का जिक्र करें कि जो सबसे वरिष्ठ महिलाएं हैं घर की, उनको 18,000 रुपए देने की योजना बनाई है सालाना। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह जो है उनके जरिए बैंक ऋण देने की बात कही गई है। उज्ज्वला योजना के तहत हर साल 2 LPG सिलेंडर देने की बात कही गई है। 5 लाख रोजगार देने के का भी वायदा इसमें किया गया है। और कह सकते हैं शिक्षक जो बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनको भी 3,000 रुपये सालाना देने का प्रयास किया, जो वायदा किया गया है। और इसके अलावा भी देखें, तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें नजर आती हैं, जो ये बताता है कि बीजेपी यहाँ पर हर एक मुद्दे को कहीं कैश करना चाहती है, हर एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, ताकि जिस तरह जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है वो चुनाव जीतकर कह सकते हैं अपनी सरकार वहां पर स्थापित कर पाए। क्योंकि राहुल गांधी लगातार देख रहे हैं कि वहां पर दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो कॉम्बिनेशन हुआ है एनसी कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, उसके तहत अब बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि भाई जम्मू रीजन जो है वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। साथ में
कश्मीर रीजन में अगर कह सकते हैं जो कश्मीर वैली का इलाका है उसमें अगर कुछ मुस्लिम मतदाता कह सकते हैं वो जो मुस्लिम प्रत्याशी है उनको टिकट देकर वहां से जीत हासिल की जाए तो उनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन राहुल, हम ये भी देखना जरूरी होगा कि बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी जम्मू कश्मीर के लिहाज से, तो आपको अगर याद हो 44 नाम बीजेपी ने जो है पेश किए थे, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही वो रिपोर्ट जो लिस्ट थी नामों की वो वापस ले ली जाती है और महज 15 नाम निकलकर सामने आते हैं। उन 15 नामों में से भी 8 नाम मुस्लिम होते हैं और 7 नाम जो है वो हिंदू समुदाय से आते हैं। तो यानी कि बीजेपी लगातार यहाँ पर जो बैलेंस करने का प्रयास करती है हिंदू मुस्लिम का, वो जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। क्योंकि समूचे देश की बात करें तो फिलहाल बीजेपी के ना के बराबर जो है सांसद दिखाई पड़ते हैं, ना के बराबर उनके नाम निकल कर आते हैं कि मुस्लिम और मुस्लिम चेहरों को वो आगे बढ़ाती हुई नजर आ। लेकिन जम्मू कश्मीर का चूंकि रीजन अलग हो जाता है, क्षेत्र अलग हो जाता है, 68% यहाँ पर तकरीबन मुस्लिम मतदाता, इसके अलावा आई थिंक 22% के आसपास यहाँ पर हिंदू मतदाता नजर आते हैं। बाकी समुदाय, चाहे बौद्ध की बात करें, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करें या और भी समुदाय उनकी बात करें, वो नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने तमाम समुदायों को साधने का प्रयास किया है, तमाम समुदायों को एक तरीके से अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। अब कितना उनका ये जो स्कीम है या जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया वो कितना हद तक उनको कारगर साबित हो सकता है, उनके पक्ष में आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए और वहां पर ये मैनिफेस्टो जारी किया, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को सबसे अधिक इस बात की चिंता है कि किसी भी तरह से वो जम्मू कश्मीर में अपनी जीत दर्ज करे। हालांकि ऐसा आसान नहीं है क्योंकि कई जब लिस्ट जारी हुई तो कई नामों ने, कई बड़े चेहरों ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। जी, और इस वक्त आप हमारे पीछे कुछ तस्वीरों को देख भी रहे हैं जिनमें आर्टिकल 370, इसके अलावा आप कुछ पत्थरबाजों को भी देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप कुछ उन तस्वीरों को भी देख रहे हैं जिन तस्वीरों पर दाग लगाने की कोशिश की गई, यानी कि जम्मू कश्मीर की वो वादियां, जम्मू कश्मीर जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब आप वहां पर जाएंगे तो शब्दों से बयां नहीं कर सकते वहां की खूबसूरती के बारे में, वहां की चीजों के बारे में। तो तस्वीरें आप लगातार हमारे पीछे देख रहे हैं। लेकिन सर ने जिक्र किया था पत्थरबाजों का, और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती थी और पत्थर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे स्कूली छात्र हैं, स्कूली छात्राएं थी जिनके हाथ में पत्थर देखा जाता था, जो तालीम लेने जाते थे स्कूलों में। लेकिन जब पत्थरबाजी होती थी तो उनका बड़े पैमाने पर हाथ देखने को मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने लोगों की सोच को बदलने का काम किया, उन बच्चियों को की सोच को बदलने का काम किया जो कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम कर रहे थे, या अगर बात करें उन भारतीय सैनिकों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे थे जो उनकी सुरक्षा को लेकर वहां पर मौजूद थे। स्कूलों की बात कर रहे हैं, देखिए शिक्षा के मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र कर लेता हूं। अमित शाह ने कहा है कि 59 नए कॉलेज खोले गए हैं जिनमें से 30 कश्मीर में और 29 जम्मू में है। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स, IIT, IIM, निफ्ट, यूनानी अस्पताल ये खोले गए हैं। और देखिए इसमें एक दिलचस्प बात जो है वो ये भी निकलकर सामने आती है कि ये कहा गया कि बीजेपी, खास तौर पर जो बीजेपी है वो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से खड़ी रही है, मुसलमानों पर हमेशा से उन्होंने अत्याचार किया है और कभी भी मुसलमानों को पसंद नहीं कर रही। अगर ऐसा होता तो शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जम्मू कश्मीर से जो आज निकल रहे हैं, जो UPSC जैसी एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। अगर सरकार मुसलमानों को दबाने का काम करती, अगर सरकार वहां के लोगों का, मैं अगर कहूं तो दाना पानी बंद कर देती, तो आज ये हालात जम्मू कश्मीर में नहीं होते। थोड़ा सा चर्चा और मैं इस मुद्दे पर करना चाहूंगा, कुछ रिपोर्ट हमारे पास है। देखिए सबसे बड़ी बात है, मां सम्मान योजना लेकर जो है सरकार आने वाली है, सरकार लाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिनका स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ेगी तो ही जो है पढ़ेगी, इस तरीके की बातें सरकार की तरफ से की गई है। और अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी स्पीच भी दी है। इन सब के बीच में थोड़ा सा मैं दर्शकों को बताऊं, उज्ज्वला योजना, ये वो उज्ज्वला योजना है जिसके तहत मुफ्त सिलेंडर बांटे जाते हैं, मुफ्त सिलेंडर दिए जाते हैं और 2 सिलेंडर दिए भी जाएंगे। छात्रों को 10,000 रुपए कोचिंग की फीस दी जाएगी। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनेगा।
ऐसे तमाम जो है मेरे पास लिस्ट है। 18,000 रुपए घर की एक महिला को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। कॉलेज छात्रों को हर साल 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मैं लिस्ट पर और नजर डालूंगा। सर मेरे साथ मौजूद है। जी। सर इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हम ये देख रहे थे कि मात्र 100 रुपए के लिए, मात्र 150 रुपए के लिए इन बच्चों को उकसाया जाता था। इन बच्चों के हाथों में पत्थर जी। दिए जाते थे। ये फूल जैसे बच्चे जिन्हें ये नहीं पता कि कागज और कलम की क्या ताकत होती है और हाथ में पत्थर के आने के बाद क्या ताकत होती है, उनको कहीं ना कहीं चंद पैसों के लिए बांट दिया जी। जाता था। और सरकार ने देखा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो पैसों को लेकर तो है, कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव भी है, तो शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया गया। और इसके साथ ही साथ बच्चों को ऐसा ना लगे उनके पास पैसे नहीं है या महिलाओं के पास पैसा नहीं है, तो सरकार जो है 18,000 रुपए जो है वो देती जो है। एक घर की एक महिला को 18,000 रुपए जी, देने की बिल्कुल। बात कर रही है। 2 सिलेंडर भी देने की बात कर रही है। 10,000 रुपए कोचिंग फीस दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पैसों की आर्थिक मदद भी की जा रही है, शिक्षा के लेवल पर मदद की जा रही है। तो आने वाले वक्त में और क्या वाकई जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा बदल देखिए, जाएगी। जी बिल्कुल सर। आपने जो छात्रों का ज़िक्र किया, ज़ाहिर बात है कि जब तक आप बच्चों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ोगे, शिक्षा में लेकर नहीं आओगे, रोज़गार के नए अवसर पैदा नहीं करोगे, तब जी। तक बहुत विकास की उम्मीद आप नहीं कर सकते। बीजेपी ने शायद अब हर तरह के तबके को टारगेट करने का फैसला किया, हर तबके को लाभ पहुँचे, इसके लिए उन्होंने पूरा मैनिफेस्टो बनाया। आप देखिए, जिस तरह से घर की वरिष्ठ महिला को 18,000 रुपए देने की बात कही गई है, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को रसोई में 2 मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही गई है, 5 लाख रोज़गार हम बता ही चुके हैं इसके ऊपर। जिस तरह से हम देखें कि उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, वो लड़कियां हों या वो लड़के हों, उनको टैबलेट या फिर लैपटॉप देने की बात कही गई। जो आपने कहा था एजुकेशन का स्टैंडर्ड बेहतर कैसे किया जाए, इसको लेकर भी बीजेपी ने अब पूरी तरह से इसके ऊपर अपना जो मन है वो बनाया हुआ है कि जो बच्चे ऊंची क्लासों में पढ़ रहे हैं उनके हाथों में कह सकते हैं पत्थर की जगह अब टैबलेट और लैपटॉप होने चाहिए, ताकि उनका जो विकास है, टेक्निकल विकास है, तकनीकी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं या कंप्यूटर के जरिए तमाम जो कह सकते हैं कि शिक्षा क्रांति उसमें वो शामिल होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ उनको मिलेगा। इसके अलावा जो आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि डल झील हो और कश्मीर का जम्मू कश्मीर का टूरिज्म हो, जी सर। उसके ऊपर अगर काम किया जाए, उसके ऊपर अगर थोड़ा सोच विचार किया जाए, तो यहाँ पर भी बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं। इसीलिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी ने डल झील को भी अपने इसमें शामिल किया है, या टूरिज्म का जो भी वहाँ पर कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करने का जो है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है। लेकिन देखिए राहुल, कई बार हम देखते हैं कि मैनिफेस्टो में बहुत सारे जिक्र होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे इरादे होते हैं, वायदे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वो मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें लिखी गई होती हैं वो बहुत पीछे छूट जाती हैं। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, जहां तक मुझे लगता है राहुल कि अगर बीजेपी ने ये वायदे किए हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो आप कहते हैं वो जल्दी खत्म नहीं होता, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से वो कहीं ना कहीं आपके सामने आता है। आप अगर सरकार में आते हो तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई इन चीजों के तहत हमने आपको वोट दिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कई बार हमने देखा भी बीजेपी ने जैसे कहा था कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे, कि वो चुनावी जुमला साबित ना हो जाए। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में राहुल इस तरह की चीजें होने वाली हैं कि बीजेपी ने जो वायदे किए हैं क्या पूरा करते हुए नजर आ सकती है? देखिए सर, अगर वायदों का जिक्र कर लेते हैं, जिस जी। तरीके से 15 लाख का जिक्र किया गया, बाकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बोला कि हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे, तो लोग कुछ समय के बाद जहां जाकर अपने बैंक के अकाउंट को चेक कर रहे थे कि जी। क्या सरकार ने जो वायदा किया वो पूरा किया। देखिए 15 लाख की देने की तो बात कही गई थी, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा आश्वासन दिया था। लेकिन आज अगर मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, आज मैं बात केंद्र सरकार की कर रहा हूं, तो आप बीजेपी के उन जरा राज्यों को उठाकर देख लीजिए, क्या वाकई में महिलाओं की सुरक्षा हुई है? क्या सरकार ने महिला सुरक्षा पर काम किया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश उससे अछूता नहीं है, जी। उत्तराखंड उससे अछूता नहीं है, बिहार अछूता नहीं है, महाराष्ट्र अछूता नहीं है। और सबसे बड़ी और अहम बात तो ये हो जाती है कि मैनिफेस्टो में आप तमाम चीजों का जिक्र तो कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन धरातल पर आप उसको कितना लेकर आते हैं, जमीन पर आप उसको कितना उतारते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात कर लूं महिला सुरक्षा की, तो उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, उत्तराखंड से कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, बिहार में कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो सरकार पर सवाल खड़ा कर देती है कि क्या महिला सुरक्षा जैसा मुद्दा हो या रोजगार। देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा अगर मैं कहूँ तो इन दिनों सर रोजगार का
मुद्दा चल बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। और देखिए ये लगातार हम और आप में जो भी हुँ। दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप वो जानते ही होंगे कि 2014 के बाद में रोजगार का जो स्तर है सर, हुँ। कहीं ना कहीं कम हुआ है। देखिए, बिल्कुल। सरकारी सेक्टर में कम जी। हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में कम हुँ। हुआ है, तो इसकी भी कहीं ना कहीं देखिए, विफलता जी बिल्कुल, सर बिल्कुल, सर ज़ाहिर बात है आपने जम्मू-कश्मीर के लिहाज़ से बात कर रहे हो और देखिए, जम्मू-कश्मीर में जब तक हम मुख्य धारा में जी उसको नहीं जोड़ सकते, तब तक हम बेहतर रोज़गार का, बेहतर शिक्षा का बंदोबस्त नहीं करेंगे। बीजेपी ने जिस तरह की बातें कही हैं कि इन बीते सालों की बात करें तो बहुत सारे वहाँ पर कॉलेजेस बने हैं, बहुत सारे बच्चे आना स्कूल में शुरू हुए हैं। एक विकास की जो बयार बहनी चाहिए, वो वहाँ पर बहती हुई जी नज़र आती है। लेकिन देखिए, उसके अलावा हम ये भी नहीं भूल सकते कि अभी भी आतंकी घटनाएँ लगातार जम्मू-कश्मीर में होती हुई नज़र आती हैं। लगातार जो कह सकते हैं सैनिकों के साथ में आतंकियों की मुठभेड़ है, वो भी सामने आती रही है। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि पहले के मुकाबले इसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। आने वाले दिनों में क्या वाक़ई जम्मू-कश्मीर इसको कैसे पहले भी कहा जाता रहा है कि धरती का स्वर्ग कहा जाता रहा है, क्या उसमें फिर वही पहले वाली जो बात है वो नज़र आएगी? और हम बिल्कुल इस बात की उम्मीद करते हैं चूँकि जी हमारा अभिन्न अंग है, सबसे खूबसूरत एक भारत का टुकड़ा है, तो ऐसे में जितना बेहतर वहाँ विकास होगा, जितनी बेहतर वहाँ पे चीज़ें होंगी, उतना बेहतर कहीं न कहीं वहाँ के युवा हैं, वो इससे जुड़ते हुए नज़र आएँगे। आप देखिए क्रिकेट से लेकर तमाम क्षेत्रों में अब जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो आगे निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति तो करनी चाहिए राहुल। जी कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाएगी, जाहिर बात है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अपने मैनिफेस्टो लाएंगे। लेकिन देखिए मैनिफेस्टो में चिकनी चुपड़ी बातें लिखने से बेहतर है कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि जम्मू कश्मीर का जो युवा आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए एक बेहतर माहौल, एक बेहतर मौके कहीं न कहीं डेवलप हो सके और जम्मू कश्मीर एक सशक्त कह सकते हैं प्रदेश भारत के लिहाज से बनता हुआ नज़र आ सके। जी और देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं हुँ। और अगर जहां बात सत्ता पक्ष की जा रही तो विपक्ष का जिक्र करना भी जरूरी है क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ा और तगड़ा जो है वो चुनावी गठबंधन करने वाली है। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस हुँ। पार्टी है उसके साथ में और एनसीपी के साथ में। और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लूं तो श्रीनगर में ही जी हाँ लाल चौक पर जिस तरीके से हमने देखा कि कई ऐसी घटनाएं हैं जो याद आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुँ। भी एक वक्त में लाल चौक पहुंचे थे बिल्कुल। और हमने देखा कि राहुल गांधी ने भी किस तरीके से झंडा फहराकर अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको कहीं ना कहीं समाप्त किया था। बिल्कुल। सर सबसे बड़ी और अहम बात कश्मीरी पंडितों को हुँ, लेकर हुँ, भी हुँ, हुँ। जरूर करना चाहिए जी। क्योंकि कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा दर्द जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुँ। हुआ। और जब आर्टिकल 370 के बाद धारा 370 जब हटती है तो उसके बाद कश्मीरी जो पंडित है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुश होते नजर हाँ, आते हैं। जी सर। ज़ाहिर बात है देखिए कोई भी किसी को अपना घर छोड़ना पड़ता है राहुल और बड़ा मुश्किल होता है कि अपना घर छोड़कर कहीं और अपने लिए कहीं नया जी आशियाना बनाया जाए। क्योंकि देखिए जिस तरह की लगातार खबरें थी कि जिस तरह की लगातार बातें भी हुई कि जब तक पॉलिटिकल एक माहौल नहीं बनेगा, एक देखिए राजनीति करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनके ऊपर राजनीति ना होकर बल्कि सॉल्यूशन की तरफ आपको जाना चाहिए। ऐसे में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, कोई बेहतर तालमेल के साथ में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बेहतर रणनीति बनानी चाहिए। देखिए सत्ता तो आएँगी जी जाएँगी, जी अटल जी ने कहा था कि सरकारें बनेंगी, टूटेंगी, सरकार सत्ता बनेंगी, आएँगी, जाएँगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश की जो कह सकते हैं मजबूती है वो इसी में है कि यहाँ का लोकतंत्र जो है वो हमेशा ताकतवर रहना चाहिए। और जबकि जो 10 साल के बाद राहुल चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में हम यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी मतदाता जम्मू कश्मीर में हैं वो घरों से निकल कर कहीं न कहीं मतदान करें और अपने लिए एक बेहतर सरकार चुनते हुए नज़र आएँ ताकि जम्मू कश्मीर का जो विकास की लगातार बात होती है वो कहीं न कहीं इसमें होती हुई नज़र आए और विकास यहाँ से एक कह सकते हैं कि उच्च पायदान पर जाता हुआ नज़र आए क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं ये बहुत कुछ यहाँ पर तय करने वाले हैं। जी और देखिए आज बात हमने जम्मू कश्मीर को लेकर की, तमाम उन मुद्दों पर बात की और भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है उस पर बात की। अब देखना होगा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं उनकी सोच को बदल पाने में कामयाब रहेगा या जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जम्मू कश्मीर में एक साथ आकर गठबंधन कर रही हैं इसका फर्क चुनाव पर देखने को मिलेगा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो अपनी राय इस मुद्दे पर रख सकते हैं। उनकी क्या राय है? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।